Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to the Stars Academy head office Allama Iqbal Town Lahore. I'm your chemistry mentor और आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का C2L2 एंड डियर स्टूडेंट्स इसमें आप लोग गैसेस का जो यूनिट है उसको देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद द नेम ऑफ अल्लाह। आज हम जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे जनरल गैस इक्वेशन, जिसके लिए जो लेक्चर नंबर 1 आप लोगों ने लिया था उसमें आपको मैंने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ का आइडिया दिया था। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। चार्ल्स में क्या था? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एवोगाड्रोस में क्या था? इक्वल वॉल्यूम्स में जो है वो क्या होते हैं? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इसको मर्ज करते हैं, ठीक है। दिस इज बॉयल्स, दिस इज चार्ल्स and this is Avogadro's, ठीक है। तो ये क्या बना मेरे पास भी? V is proportional to NNT, ठीक हो गया। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? P के है। तो यहाँ से हमारे पास आती है PV is equal to nRT. This is called जनरल और आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है R, दिस इज कॉल्ड जनरल गैस कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू है बेटा वो डिपेंड करती है, ठीक हो गया। किस पे डिपेंड कर रही है सर? डिपेंड करती है बेटा यूनिट्स ऑफ। ये देखिएगा अभी जब हम यूनिट्स यूज़ कर रहे होंगे टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर, इसके ऊपर ये डिपेंड कर रही होती है। डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसके अकॉर्डिंग इसकी यूनिट्स क्या होती जाती हैं? चेंज होती जाती हैं। अभी अब आते हैं इसकी अदर फॉर्म्स के ऊपर। फॉर 1 मोल PV becomes equal to RT, ठीक है। और कंबाइंड गैस लॉस के लिए हमारे पास आता है P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। These also represent the जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है। ये मैंने बताया है बेटा किसके लिए है? ये कंबाइंड गैस लॉस के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। क्लियर हो गई बेटा बात? अब इसमें हम कुछ फर्दर डेरिवेशन देखेंगे जिसमें आपने देखना है कि इनवर्स रिलेशन किसके साथ है और डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है। देखें बेटा, PV मैंने कहा था nRT के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ से n की वैल्यू पुट करते हैं, मास और मोलर मास इंटू RT। तो ये किसके इक्वल आ गया बेटा? थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। PM इज इक्वल टू M ओवर V इंटू क्या आ गया? RT आ गया। So PM will be equal to, this is density, mass per unit volume, RT। तो यहाँ से डेंसिटी किसके इक्वल आ गई बेटा? D is equal to PM over RT। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसमें से MCQ बेटा बनता होता है डेंसिटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर, मोलेकुलर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। तो अगर मैं यहाँ पर MCQs लिखता हूँ बेटा, एट STP which of the following will have maximum density, ठीक है बेटा। वी हैव अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा। अल्फ़ा पे है भी नाइट्रोजन, बीटा पे है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। सो अब यहाँ पर हमें उसने खुद ही बता दिया है कि कंडीशन है STP, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस है, 1 atm जो है वो क्या है? प्रेशर है। तो बेटा हमने किसको रिलेट करना है? इसको रिलेट करना है।
जितना मोलेकुलर मास ज़्यादा होगा, इसका है 28, इसका है 44, इसका है 64 और इसका 2 है। तो सबसे ज़्यादा मोलेकुलर मास किसका है बेटा? 64, 40 होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, एक और एमसीक्यू से देखते हैं बेटा, क्योंकि रिलेशनशिप में से क्वेश्चंस बनते होते हैं कि किस में हाईएस्ट होगा, किस में लोएस्ट होगा। अगर मैं लिखूं बेटा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग conditions will provide maximum density to carbon dioxide in a vessel? अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा। अब देखते हैं बेटा कंडीशंस क्या हैं। STP है, -273 डिग्री सेल्सियस है, 1 ATM है, -273 डिग्री सेल्सियस है, 2 ATM है, 273 डिग्री सेल्सियस है और 1 ATM है। क्या होना चाहिए बेटा? अगर देखें डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स। टेम्परेचर कम होना चाहिए। प्रेशर के साथ रिलेशन क्या है? डायरेक्ट। तो गिवन ऑप्शन में उसने कहा है मैक्सिमम डेंसिटी चेक करनी है। प्रेशर हाई होना चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए। एसटीपी का मुझे पता है, ये है 0 डिग्री सेल्सियस और साथ में है 1 ATM। तो 0, -273, -273 और +273। तो इसमें से लेस टेम्परेचर किस में आ रहा है? चार्ली में आ रहा है और बीटा में आ रहा है, क्योंकि मुझे टेम्परेचर कम चाहिए। अब प्रेशर ज़्यादा चाहिए, तो प्रेशर ज़्यादा 1 ATM होता है या 2 ATM होता है? सर 2 ATM होता है। चार्ली हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अभी समझ आ गई बेटा बात की? अच्छा, ये तो था इसका रिलेशन। अब आते हैं भाई इसकी वैल्यूज़ की तरफ। वैल्यूज़ ऑफ आर, जनरल गैस कांस्टेंट और आइडियल गैस कांस्टेंट। अब यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ मैं आपके सामने लिखूंगा। आपका फोकस होगा किसके ऊपर? यूनिट्स के ऊपर। यूनिट्स चेंज करेंगे, ये देखें तो क्या होगी? वैल्यू ऑफ आर क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी बेटा। तो सबसे पहले लिखते हैं बेटा, PV = nRT था, तो R किसके इक्वल आया? यहाँ पर नजरें होनी चाहिए आपकी। R किसके इक्वल होगा? PV/NT। इसके इक्वल आ गया अभी। ठीक हो गया? तो पुट करते हैं वैल्यू। लेट्स से वी हैव कंडीशंस ऑफ STP, तो R किसके इक्वल लिखा जाएगा? 1 ATM, 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर, 1 मोल है और टेम्परेचर होता है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं बेटा। ओके, यहाँ से मेरे पास फर्स्ट वैल्यू आती है R की। वो क्या है बेटा? वो लिख रहा हूँ आपके सामने। R विल बी इक्वल टू 0.0821 ATM क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर केल्विन। आपकी नजरें होंगी यहाँ पे। ये वैल्यू एज सच आप लोगों ने जो है वो क्या करनी है? याद रखनी है बेटा। अब मैं अगर यहाँ पर इसी वैल्यू को चेंज करके एक और वैल्यू बनाता हूं, मैं कहता हूं भाई R की वैल्यू मैं लिखना चाहता हूं ऐसे भी 82.1। अब क्या किया जाएगा ये देखें, ATM क्यूबिक डेसीमीटर से क्यूबिक सेंटीमीटर पर मोल और क्या आ गया? पर केल्विन। ठीक है, आई हैव जस्ट कन्वर्ट क्यूबिक डेसीमीटर इनटू क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसके लिए मैंने क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है 1000 से भी। समझ आ गई बेटा बात की? अब चलते हैं भी नेक्स्ट वैल्यूज की तरफ। अब हमने वैल्यूज लिखनी है इन टॉर, मर्क्यूरी एंड CM मर्क्यूरी में भी। ठीक है, तो क्या करेंगे अभी? ये वैल्यू आपके सामने है।
R will be equal to 0.0821। 1 ATM में कितने बेटा mm मर्करी या टॉर होते हैं? 760 होते हैं। अभी 760 mm मर्करी, ठीक है, क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर केल्विन, ठीक है। नंबरिंग कर ले बेटा। थर्ड वैल्यू जो आपने याद करनी है वो है 62.4, ठीक है, mm मर्करी क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर केल्विन। फोर्थ वैल्यू जो है वो क्या है बेटा? यही सेम वैल्यू 62.4 mm मर्करी की जगह पे अब मैं रिप्लेस करने लगा हूँ। क्या मैं इसकी जगह पे टॉर लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली लिख सकते हैं बेटा। तो इसको चेंज करते हैं अभी, क्योंकि हमने यूनिट को चेंज करना है। 62.4 टॉर क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर केल्विन। साथ साथ देखते हैं कन्वर्जन कैसे हो रही है अभी। अब आते हैं अभी नंबर 5। मैंने टॉर में भी लिख दिया, mm मर्करी में भी लिख दिया। आपको इसमें लिखना है cm मर्करी में। तो मैं क्या करूंगा अभी, ये जो क्यूबिक डेसीमीटर मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, क्यूबिक डेसीमीटर से क्यूबिक सेंटीमीटर में लेकर जाना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है अभी। 62400 टॉर क्यूबिक सेंटीमीटर पर मोल और साथ में पर केल्विन आ गया। क्योंकि हर टॉपिक को समझने का अपना अंदाज है। यहाँ पर आप रिलेशंस को समझ रहे थे और यहाँ पर आप यूनिट्स को देख रहे हैं और साथ में देख रहे हैं वैल्यूज चेंज हो रही हैं बेटा, ठीक है। तो इसी को मैं आगे लेकर चलता हूँ भाई। वैल्यूज हमारी कंटिन्यूड है। ओके भाई, अगेन आई एम हेयर विद यू द केमिस्ट्री टीचर और हम सीख रहे हैं C2L2 में जनरल गैस इक्वेशन में वैल्यूज ऑफ R। ओके जी, 5 वैल्यूज हो चुकी हैं सर। अब क्या करना है हमने? अब चलते हैं बेटा टुवर्ड्स द सिस्टम इंटरनेशनल। और सिस्टम इंटरनेशनल में क्या हमने करना है बेटा? अब प्रेशर लिया जाएगा 101325, दिस वन। वॉल्यूम लिया जाएगा 0.0224 क्यूबिक मीटर। नंबर ऑफ मोल्स 1 ही रहेंगे और टेम्परेचर लिया जाएगा 273 केल्विन, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको करेंगे चेंज, तो हम पर हमारे पास एक न्यू वैल्यू जो है वो आने वाली है अभी। R विल बी इक्वल टू 101325, दिस वन, 0.0224 क्यूबिक मीटर ओवर 1 मोल इंटू 273 केल्विन। तो वैल्यू को मैं नंबर दे रहा हूँ बेटा। 61 आ गई बेटा 8.314, ठीक है, इंटू क्या आ गया ये बेटा? NM -2 है +3 है, NM आ गया बेटा पर मोल पर केल्विन, ठीक है भाई। अब नंबर 7, R इज इक्वल टू NM की जगह पे हम लिख सकते हैं 8.314 जॉल्स पर मोल पर केल्विन, ठीक है जी। अब यहाँ पर नम्स का एक MCQ जो है वो मैं लिखता हूँ आपके सामने। ओके भाई, सो आई होप कि यहाँ तक वैल्यूज़ आपको समझ आ चुकी होंगी। बोर्ड मैंने फिर से रेडी कर दिया आपके लिए जी। तो अब जरा चलते हैं बेटा टुवर्ड्स द नेक्स्ट वैल्यू 8th वन, वो हमने लिखनी है इनटू द कैलोरी। और यहाँ पर मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा, नम्स में ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है दैट 1 कैलोरीज जो हैं उसमें कितने जाउल होते हैं बेटा, वो याद रखना है। 4.18 जाउल्स होते हैं उसमें, ठीक है। चलें भाई, तो इसको अगर मैं कहता हूँ भी कि आपने इसको
जॉल से कैलोरीज में करना है तो बेटा 1 जॉल विल बी इक्वल टू 1/4.18 कैलोरीज हो जाएंगी ये। सो ये मेरी लास्ट वैल्यू है। 8th वन R विल बी इक्वल टू 8.314 कैलोरीज पर मोल और पर केल्विन आ गया बेटा ओवर 4.18, तो ये मेरे पास आ गया बेटा 1.98 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। ठीक है भाई, आर की वैल्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जितनी भी वैल्यूज मैंने आपको करवाई हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पॉइंट क्या है, यूनिट के अगेंस्ट आपको वैल्यू का पता होना चाहिए। तो मैं ज़रा देखता हूं कि आप कितने शार्प हैं इसको जज करने में। वैल्यू ऑफ आर इन ATM क्यूबिक सेंटीमीटर पर मोल पर केल्विन। ऑप्शन पे लिख दूं सामने, लें भी, वैसे तो विदाउट ऑप्शन ही आपको पता चल जाना चाहिए। 0.0821, 82.1, 62.4 या 62400, कौन सी वैल्यू है? काफ़ी बच्चों ने सही गैस किया होगा। आई एम श्योर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं आप लोग कि सर जो पहले वैल्यू आई थी वो थी 0.0821, वो थी ATM क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर केल्विन। तो आपने ये चेंज किया है, ये सेकंड वैल्यू निकाली थी हमने मल्टीप्लाई बाय 1000 करके, तो मेरे पास ये कितना आएगा अभी 82.1। इंटेलिजेंट। अच्छा एक और लिखता हूं भाई कि वैल्यू ऑफ आर किस में बतानी है अभी? टॉर में बतानी है, क्यूबिक सेंटीमीटर में, पर मोल पर केल्विन में। तो अगेन A, B, C एंड D 8.3143 है, 62.4 है, 62400 है या नन। नन की भी ऑप्शन आपको PMC के टेस्ट में मिलती है। ठीक है, तो चलें अब जरा थोड़ा सा गौर करें। 0.0821 ATM से मैंने क्या कर दिया है, टॉर कर दिया है, तो कितनी हो जाती है बेटा? ये 62.4 हो जाती है। आगे क्यूबिक डेसीमीटर से क्यूबिक सेंटीमीटर में करते हैं तो 62.4 को 1000 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू क्या बनी, 62400 पर मोल केल्विन, तो आ ही गया है साथ में। ठीक है, और लास्ट वैल्यू B, इसमें भी गलती मत कीजिएगा। वैल्यू ऑफ R इन NM पर मोल पर केल्विन। ऑप्शंस हैं बेटा अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा। 1.98, 0.0821, 8.3143 या 62.4। ये तो आसान है, अभी लिखी थी मैंने। NM है, पर मोल है, पर केल्विन है 8.3143। चार्ली राइट आंसर है। समझ आ गई? यही फ़र्क है FSC में और इंट्री टेस्ट में। FSC में आप एक वैल्यू को वैसे रट्टा लगा लेते हैं, जबकि इंट्री टेस्ट में आपको वैल्यू के ओरिजिन का पता होना चाहिए, उसमें चेंजिंग का पता होना चाहिए, ताकि वो आपसे जब डिफरेंट फॉर्म से वो वैल्यू पूछे तो आपको उसमें परेशानी का सामना करना ना पड़े। ठीक है, चलें आगे चलते हैं भी MCQs की तरफ। इफ़ 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस को रखा गया है, दिस वॉल्यूम जो है वो कंटेनर के अंदर वॉल्यूम गिवन है और ये हमें दिया हुआ है टेम्परेचर, तो प्रेशर कितना हमने अप्लाई करना है। तो आप ज़रा सबसे पहले ये देख लें, मास, ओके, दिस इज़ वॉल्यूम, ओके, दिस इज़ टेम्परेचर और प्रेशर। सो सीधा सीधा इसमें हमने क्या लगाना है, जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला लगाना है अभी। PV इज इक्वल टू NRT। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ बेटा, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, मास ओवर मोलर मास।
नाइट्रोजन गैस का मास दिया हुआ है 28, मोलर मास भी 28 होता है, ये आ गया 1 के इक्वल। तो सीधा सीधा है भाई P इज इक्वल टू आर टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ गया V। ये फार्मूला मैंने यूज़ करना है अभी। वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सो प्रेशर विल बी इक्वल टू आर, कितना दिया हुआ है बेटा, आर की वैल्यू हमें पता है 0.0821 होती है। टेम्परेचर -276 है, प्लस इसमें क्या करेंगे बेटा 273 करेंगे, तो ये मेरे पास आ गया +3, ठीक है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 0.0821, ये कैंसल आउट हो गया। सो प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरे पास 3 ATM आ चुकी है। सो द राइट आंसर इज 40, ठीक है बेटा। तो टॉपिक क्लियर करने के साथ साथ MCQs की प्रैक्टिस भी आपकी होती जा रही है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। लुक एट दैट टॉपिक है बेटा काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर। और इसमें थोड़ा सा फ्लैशबैक आपको माइंड में रखना पड़ेगा। मैंने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में आरजे क्लॉसियस की इक्वेशन बताई थी, दैट वाज PV इज इक्वल टू 1/3 mnc², और इसको क्या कहा था, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, और ये 3RT/m के इक्वल था, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, अभी हम देखना चाहते हैं कि जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये देखें एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो किसके इक्वल है। यहां पर एक दो बातें पहले क्लियर कर लें। सॉलिड्स वाइब्रेट, टू एंड फ्रो मोशन होती है बेटा, जबकि गैसेस की बात करें डियर स्टूडेंट्स, सो दे हैव ट्रांसलेटरी मोशन in this direction, in this direction and in this direction. X है, Y है और Z है, ठीक है अभी। और इनकी जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक हो गया, दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। जितना आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते जाएंगे कोलिजन बढ़ती जाएगी बेटा। ये KMT का पॉइंट भी था लास्ट, हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर होगी, और जो एवरेज एनर्जी होगी वो तमाम मॉलिक्यूल्स की सेम होगी, ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन आपने याद रख लेना है, 3R/2NA.T, यानी टेम्परेचर के ये क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक हो गया बेटा। तो अगर मैं यहां पर MCQ पुट करूं भी, दैट इफ R इज इक्वल टू NA, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लिया जाएगा बेटा। टेम्परेचर कितना है 8 केल्विन है, तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल आएगी, अल्फा बीटा चार्ली एंड डेल्टा 12 है, 8 है, 6 है या फिर 24 आएगी, ठीक है। सिंपल सी बात है। ई के किसके इक्वल लिखा हुआ है मैंने 3, आर किसके इक्वल आ रहा है, एवोगाड्रो के इक्वल आ रहा है, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, ठीक है, ओवर 2 Na आ गया बेटा। Na से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये हो गया 4, और मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 12 आंसर मेरे पास आ गया। अभी आसान है, समझ रही बेटा। ओके चलें अभी आगे चलते हैं। अगेन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन के मुतालिक क्वेश्चन है। इफ टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीज, बढ़ रहा है फ्रॉम दिस टेम्परेचर टू दिस टेम्परेचर, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस कितने टाइम बढ़ी है। आसान सी सिंपल सी बात है, आप कन्वर्ट करें 27 को केल्विन के अंदर, ये बन गया 300 केल्विन। 627 को करें बेटा तो ये कितना बन गया भाई 900 केल्विन, ठीक है। तो इसको आप कह दें काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, ये काइनेटिक एनर्जी सेकंड,
900 over 300, 3 टाइम्स जो है वो क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। ठीक है, बात समझ आ गई बेटा। जो पते की बात है वो ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ डिफरेंट गैसेस एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, वो बेटा क्या होती है, सेम होती है भाई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक जो है वो किसके साथ है बेटा, टेम्परेचर के साथ है डायरेक्टली। ओके की बात बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अब क्योंकि आपने प्रीवियस से देखा है बेटा कि आपसे 1% जो है वो रिलेटेड इंटरलिंक्ड जो टॉपिक होते हैं उसमें से भी एमसीक्यूज आ जाता है, जो ऐसा डायरेक्टली आपको नहीं मिलता टॉपिक के अंदर, आउटलाइन के अंदर लिखा हुआ। इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे हम आपको वो भी करवाएंगे ताकि किसी किस्म का चांस बाकी ना रहे बेटा। आपको वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, इंटर रिलेटेड टॉपिक से पूछता है, वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे बेटा। तो ये मैं एडिशनली करवा रहा हूँ आपको डिफ्यूजन और इफ्यूजन। ये आपको मालूम है बेटा, इसमें स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की, रैंडम मोशन होती है, कोलिजन होती है, और हमारे पास लास्ट में क्या बनता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। ठीक है, और ये जो डिफ्यूजन है इसका जो रेट होता है बेटा, डिफ्यूज ये मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लाइटर गैसेस ज़्यादा डिफ्यूज़ कर रही होती हैं। सेम इफ्यूजन की बात करें तो इसमें स्केपिंग होती है टाइनी होल से, ठीक है, इनटू द फ्री स्पेस। ओके, इसमें कोलिजन का फैक्टर एडेड नहीं है, और इफ्यूजन भी जो है वो इसी को फॉलो कर रहा होता है बेटा। जो इसका रेट ऑफ इफ्यूजन है वो भी मोलेकुलर मास के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लाइटर गैसेस ज़्यादा इफ्यूज़ करती हैं। ज़्यादा जो आपने फोकस करना है वो इस लॉ के ऊपर है जो इन दोनों के मुतालिक ही है, रेट ऑफ इफ्यूजन एंड रेट ऑफ जो डिफ्यूजन होती है बेटा, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास। ठीक हो गया बेटा। अब इस रिलेशन को आप एक्सटेंड करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसको मैं लिखता हूं आपके साथ यहाँ पे, इसका तो पता चल गया होगा, सिंपल सा स्टफ था ये। ओके, सो इसको मैं एक्सटेंड करके लिख रहा हूं। जो ग्राहम्स लॉ है वो ये है बेटा, रेशो देखिएगा, R1 ओवर R2 किसके इक्वल आएगी, M2 ओवर M1। सिमिलरली R1 ओवर R2 किसके इक्वल आएगी, D2 ओवर D1 के इक्वल आएगी भी। ये रिलेशन आपने एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त याद रखने हैं भी। तो क्या है एमसीक्यूज, हाइड्रोजन गैस जो है वो डिफ्यूज हो रही है 4 गुना ज़्यादा, ठीक है, मोर देन अ गैस। उस गैस का हमें नहीं पता, आपने उस गैस को जो है वो बताना, गैस करना है, गैस को गैस करना है कि वो कौन सी गैस है। ठीक है, 3 दफ़ा गैस आ गया। ओके, सो गैस को हमने क्या करना बेटा, हमारे पास रिलेशन सामने मौजूद है, क्योंकि उसने हाइड्रोजन गैस दी हुई है, हमें पता है इसका मोलर मास कितना होता है, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं अभी। ठीक है, उसने ये कह दिया है कि ये डिफ्यूज़ होती है 4 टाइम, तो R1 जो है मैं क्या लिखूंगा 4, अगर ये 1 है तो वो 4 हो जाएगा, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है उसने। अच्छा, आगे लिखते हैं अभी। तो मैं क्या करूँगा बेटा, अब अगर मैं ये ले रहा हूँ हाइड्रोजन को, ये देखिएगा बेटा, ये था RH2 ओवर RX किसके इक्वल आएगा, ये मेरे पास बेटा हाइड्रोजन अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ तो उसका मोलर मास यहाँ पर आएगा, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा X, और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन है 2 आएगा, ये 2 आ गया, हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होता है। अच्छा भाई, तो अब क्या करेंगे अभी, X ओवर आ गया ये 2, इसको आप करें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो ये मेरे पास बन गया अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2।
दोनों तरफ बेटा स्केयर ले लें आप, तो वो क्या बनेगा, x विल बी इक्वल टू 16 इंटू 2, x आ गया मेरे पास 32। तो कौन सी वो अननोन गैस है भाई, वो गैस है ऑक्सीजन, क्योंकि इसी का मोलर मास कितना होता है 32, ये है 2, ये है 44 और ये है 28। ठीक हो गया बेटा। यानी आपको इस रिलेशंस को, इस तरह के एमसीक्यू को उसको सॉल्व करने के लिए ये आपको जो वैल्यू है, जो रिलेशन है बिटवीन द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन विद द मोलेकुलर मास एंड डेंसिटी, उसका पता होना चाहिए भी। ठीक है। और अब सबसे लास्ट में मैं एक कंपैरिजन दे देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, और जो हमने देखनी है बेटा C3 में, जिसको हमने क्या कहना है रियल गैस इक्वेशन या नॉन आइडियल इक्वेशन, उसकी बेसिक ओरिजिन क्या है, मैं उसकी तरफ लेकर चलता हूँ आपको। और डियर स्टूडेंट, तो बार बार हम एक बात कर रहे हैं कि ये इक्वेशन जो है आइडियल गैस इक्वेशन है या जनरल गैस इक्वेशन है। सर फर्क क्या दोनों में? बहुत ही बेटा बिगर डिफरेंस है बिटवीन आइडियल गैस एंड अ रियल गैस, जिसको हम नॉन आइडियल गैस भी कहते हैं। जरा देखिएगा क्या डिफरेंस आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे पहली बात तो आपने याद रखनी है, नो आइडियल गैस एग्जिस्ट एज सच, ओके। और रियल गैस, ऑल गैसेस आर रियल इन नेचर। बात ही खत्म हो गई। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है आइडियल गैस के बारे में। रियल में जो है वो आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती। रियलिटी में जो सारी गैसेस हैं वो क्या है, रियल होती हैं बेटा। यानी बताने का मकसद ये है कि एक इंजीनियर ने बनानी है एक आइडियल कार। वो सोचता है अभी कि मैं इतने जो है वो हॉर्स पावर इसमें जो है वो इंड्यूस करूंगा, नाइट्रोसाइल सिलेंडर्स लगाऊंगा बेटा, ये सारी स्पेसिफिकेशन होंगी। जब वो अप्लाई करता है तो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। आर्किटेक्चर ने एक आइडियल होम बनाना है, परफेक्ट वेंटिलेशन, परफेक्ट जो है कॉरिडोर एटसेट्रा एटसेट्रा, मगर जब वो प्रैक्टिकली बनाता है तो कुछ कमी रह जाती है। सिमिलरली हम आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज को माइंड में रखते हुए स्टडी करते हैं द बिहेवियर ऑफ द रियल गैसेस। ठीक है। सो याद रखना आपने भी, नो आइडियल गैस एग्जिस्ट एज सच। नियर अबाउट जो मोस्ट आइडियल है ना भी, मोस्ट आइडियल जिसको कहते हैं नियर नियर कंसीडर की जाती है, वो हीलियम होती है। ये भी आपने याद रख लेना भी। ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं भी जी। दे ओबे the gas laws at all temperatures and pressure conditions। ठीक है। और ये डियर स्टूडेंट्स, they did not obey the gas laws, या डेविएट करते हैं उससे। जैसा बिहेवियर आना चाहिए वैसा नहीं आता बेटा। PV इज इक्वल टू के, ये पॉसिबल नहीं रहता। प्रोडक्ट और प्रेशर एंड वॉल्यूम में क्या आता है, डेविएशन आ जाता है अभी इन केस ऑफ अ रियल या फिर नॉन आइडियल गैस। जबकि इस केस में क्या होगा, PV इज इक्वल टू के भी आएगा। ठीक है। V1 ओवर T1 इज इक्वल टू जो है वो V2 ओवर T2 के इक्वल भी आएगा। समझ आ रही बेटा बात की? अच्छा अभी सो चलते हैं नेक्स्ट वन भी। अब जरा आते हैं बेटा आइडियल गैस के लिए। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये मैंने KMT में भी बताया था आपको, कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, जबकि एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, दोनों फैक्टर्स जहां पर पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है। लिक्विफैक्शन जो है इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि लिक्विफैक्शन के लिए अट्रैक्शन डेवलप करना जरूरी है,
जब हम खुद ही कह रहे हैं कि अट्रैक्शन नहीं है तो लिक्विफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है बेटा। और जो रियल गैसेस होती हैं दे कैन बी लिक्विफाइड। ओके, आप क्या करते हैं इनको लिक्विफाई करने के लिए, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो ये क्या हो जाती हैं, लिक्विफाई हो जाती हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अभी। दे अंडरगोज इलास्टिक कोलिजन, जिसका मैंने बताया था आपको कि जो ओवरऑल एनर्जी है बेटा वो क्या रहती है, कंजर्व। जबकि यहां पर क्या होता है, एनर्जी इज नो मोर कंजर्व इन इलास्टिक कोलिजन, जो हैं वो इसमें ऑब्जर्व की जाती हैं भाई। और लास्ट पॉइंट जो हमने C3 में डिटेल के साथ देखना है, इनके लिए इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT, जिसको क्या कहते हैं, जनरल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, जबकि रियल गैसेस के लिए हम लिखते हैं बेटा वॉन डेर वाल्स इक्वेशन, दैट इज P प्लस AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर V माइनस NB is equal to nRT. So whenever you are trying to solve the MCQs with respect to ideal and real gas, तो ये कंपैरिजन आपके माइंड में होना चाहिए ताकि आप बड़ी आसानी के साथ MCQs को सॉल्व कर पाएं। ठीक है, सो ये था डियर स्टूडेंट आज का C2L2। उम्मीद है कि मैंने जो आपको रिलेशंस, वैल्यूज, इंपॉर्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शंस किसके साथ है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साथ क्या क्या रिलेशनशिप आ रहे हैं हमारे पास। स्पेशली मैंने जिक्र किया इसमें कि जो डेंसिटी है आपको उसका आइडिया होना चाहिए, उसके बाद आर की वैल्यूज़ का आइडिया होना चाहिए, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का मैंने बताया आपको जो कि टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी भी, क्योंकि ज़रूरी है ना हम लेक्चर के एंड में ज़रा समराइज़ कर लेते हैं चीज़ों को कि हमने सीखा क्या क्या है। चलिए शुरू से बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बात की, सर आपने सबसे पहले जनरल गैस इक्वेशन लिखी और आपने डेंसिटी का रिलेशन बताया। ठीक है, PM किसके इक्वल था, DRT के इक्वल, और D किसके इक्वल था, PM ओवर RT। शाबाश, तो डेंसिटी प्रेशर के साथ बढ़ाने से बढ़ेगी, अच्छा मॉलिक्यूलर मास के साथ बढ़ेगी और टेम्परेचर के साथ इन्वर्स है, एक्सीलेंट। फिर R की वैल्यू मुझे बताएं कैलोरीज में कितनी आई थी, 1.98 आई थी। ओके, जाउल्स पर मोल पर केल्विन में कितनी आई थी बेटा, 8.3143 आई थी, एक्सीलेंट भाई। अच्छा मुझे बताएं ATM जो था, ठीक है, ATM क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर केल्विन में कितनी आई थी, सर 0.0821 आई थी भाई, ये STB की वैल्यू है, एक्सीलेंट, यहाँ तक बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। अच्छा फिर मुझे बताएं जो EK था वो किसके इक्वल था, 3R/2NA.T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया था ये। ठीक है, और मैंने आपको ग्राहम्स लॉ के बारे में बताया, ठीक है, जो कि पीछे लिखा हुआ है, ये देखें R1/R2 रेशो D2/D1 है। आसान वर्ड्स में रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो मोलेकुलर मास और डेंसिटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। ठीक है, और सबसे लास्ट में हमने ये कंपैरिजन लिख दिया जो आपके सामने है। एंड नाउ इफ़ एनीथिंग यू वांट टू अगेन कि वो आपको फर्दर जो है वो एक्सप्लेनेटरी तौर पर बताया जाए, कुछ प्रॉब्लम है जो आप दोबारा तौर पर जो है वो उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास मौजूद है, आप वहाँ पर मुझे किसी भी किस्म का इस टॉपिक से रिलेटेड कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं अभी, ताकि लेक्चर जब आपका ख़त्म हो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके बेटा, तो अब मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त, मगर मैं फिर से आऊँगा आपके साथ C2L3 में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।